गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, तो पिछले पार्ट में हमने कवर किया कि ये थ्योरी किसने दी और वेगनर ने जो दो लॉजिकल स्टेटमेंट दी थी उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और इस थ्योरी के पक्ष में क्या एविडेंसेस वेगनर ने दिए उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इन्होंने जो ड्रिफ्टिंग करवाई उसको समझते हैं। इन्होंने भी टेलर की तरह जो महाद्वीप थे भूमध्य रेखा की ओर गति तथा पश्चिम की ओर गति को इन्होंने सही माना। जो ड्रिफ्टिंग फोर्स था उसमें दो फोर्स को तो इन्होंने माना ही माना। फर्स्ट था इनका मून, सेकंड था इनका सन। एक इन दोनों की फोर्स को इन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक थर्ड बल इन्होंने जो माना था वो था उत्प्लावन बल। इन सभी फोर्सेस के कारण ही जो सियाल ब्लॉक था या जो कॉन्टिनेंट्स थे वो भूमध्य रेखा की ओर मूव करते हैं। अब जो उत्प्लावन बल क्या था कि जो सियाल था वह बहुत ही हल्के पदार्थों से मिलकर बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इसलिए सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ज़्यादातर जो लैंड मासेस हैं उनकी वाटर से तो ज़्यादा डेंसिटी है, तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो नीचे का वाटर बॉडी भी प्रेशर क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बकेट में एक बॉल डालें और उसको हाथ से पुश करेंगे तो बॉल भी बाहर की तरफ पुश करेगा। इसलिए वेगनर ने कहा जो क्रस्ट था यानी सियाल वो सिंक होने की बजाय फ्लोटिंग कंडीशन में थी यानी तैर रही थी, तो जो लैंड मासेस थे वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भूमध्य रेखा की ओर गति कर रहे थे। दूसरा, इन्होंने कॉन्टिनेंट्स के वेस्टवर्ड मूवमेंट को बताया। महाद्वीपों की पश्चिम की ओर गति का कारण इन्होंने सन और मून की टाइडल फोर्स को माना यानी ज्वारीय शक्ति को माना। वेगनर के अकॉर्डिंग जो सन और मून का मैक्सिमम होते थे, ये कब मैक्सिमम होते थे? जब मून अर्थ के पास होता है। आज भी ये कंडीशन होती है तब हाई टाइड आते हैं यानी उच्च ज्वार आते हैं। इसलिए इन्होंने इस चीज़ को सोचा होगा कि जब हाई टाइड में जो ज्वारीय तरंगे हैं, जो ज्वारीय लहरें हैं वो इतनी ऊंची उठ सकती हैं, तो उन तरंगों में इतनी तो क्षमता होगी कि जो पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स को वेस्ट की तरफ मूव करवा सके। टेलर ने इसको एक फोर्स से समझाने की कोशिश की थी, जबकि वेगनर ने इसको दो फोर्स से समझाया। अब हम बात करेंगे उन एविडेंसेस की जो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के पक्ष में वेगनर ने दिए। इन्होंने कहा कि जो लैंड मासेस की ड्रिफ्टिंग हुई है उनके क्या एविडेंसेस हैं कि क्या वो किसी समय में एक जैसे रहे होंगे। इन्होंने जो पेंजिया बताया था वो कभी एक ही भूखंड था। इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, जिसमें फर्स्ट है भौगोलिक समानता। वेगनर ने कहा जो अटलांटिक महासागर है उसके दोनों अपोजिट कोस्ट एक जैसे हैं, इसलिए उनको जिग्सा फिट की तरह हम दिखा सकते हैं। सेकंड में इन्होंने भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के बारे में बताया कि अटलांटिक के पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्रों के कैलेडोनियन और हर्सिनियन पर्वत प्रणाली एक समान है। थर्ड, इन्होंने जीवाश्म और वनस्पतियों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो जीवाश्म और वनस्पति पाए जाते हैं उनके अवशेषों में समानता है। फोर्थ, इन्होंने बताया लेमिंग्स जो होते हैं छोटे आकार के जानवर होते हैं, तो जो स्कैंडिनेविया में रहते थे इनकी जो टेंडेंसी थी वो वेस्ट की तरफ रन करने की थी। इनकी जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती थी तब वे वेस्ट की तरफ भागते थे। पहले वहाँ लैंड भाग था, अब वाटर बॉडीज़ हैं, तो ये उनका बिहेवियर उनके अंदर आज भी देखने को मिलता है। फिफ्थ, इन्होंने ग्लोसोपटेरस वनस्पतियों के वितरण के बारे में बताया। वेगनर ने कहा कि इस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फोकलैंड में पाया जाना इस तथ्य को दिखाता है कि सभी भूखंड पहले पेंजिया के रूप में एकजुट थे। तो गाइस, ये वो कुछ भूवैज्ञानिक समानताएं थी जो दर्शाती हैं कि जो आज के जो महाद्वीप हैं वो किसी समय में एक साथ जुड़े हुए थे। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।